तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल मास्टरमाइंड समीर में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हेमरेज के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि हेमरेज की क्या डेफिनेशन होती है, उसका क्या क्लासिफिकेशन होता है, क्या क्या उसके कोज होते हैं और किस तरह से उसकी पैथोजेनेसिस होती है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरा हेमरेज अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। एस्केप ऑफ ब्लड फ्रॉम ब्लड वेसल्स कॉल्ड हेमरेज मीन्स ब्लड का ब्लड वेसल्स के थ्रू बाहर निकल जाना हेमरेज कहलाता है। इस डेफिनेशन को और इलेबरेट किया जाए तो इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि ड्यू टू एक्सटर्नल और इंटरनल कोज ब्लड एस्केप आउट फ्रॉम ब्लड वेसल्स कॉल्ड हेमरेज मीन्स किसी एक्सटर्नल कोज की वजह से या किसी इंटरनल कोज की वजह से ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड का बाहर निकल के आना हेमरेज कहलाता है। अब बात करते हैं हेमरेज के क्लासिफिकेशन की। हेमरेज को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है जिन्हें एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सोर्स। इसे भी 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, इंटरनल हेमरेज और एक्सटर्नल हेमरेज। इंटरनल हेमरेज के अंदर बॉडी के किसी इंटरनल ऑर्गन, टिश्यू, सेल के द्वारा किसी इंटरनल कोज के चलते ब्लड का लॉस होना इंटरनल हेमरेज कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो ब्रेन के अंदर हेमरेज होना, तो ब्रेन एक तरह से हमारी बॉडी का इंटरनल ऑर्गन है। अगर ब्रेन के अंदर किसी तरह की पैथोलॉजी हो रही है तो उसकी वजह से अगर ब्रेन के अंदर हेमरेज हो रहा है तो वहाँ पर उसे हम इंटरनल हेमरेज बोल सकेंगे। इसी तरह एक्सटर्नल हेमरेज के अंदर एक्सटर्नल कोज के कारण एक्सटर्नल पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड का लॉस होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बात करें कि किसी चाकू से हमारी उंगली कट जाती है तो चाकू यहाँ पर एक तरह से एक्सटर्नल कोज हो जाएगा और हमारी उंगली एक्सटर्नल पार्ट ऑफ दी बॉडी हो जाएगी। इस तरह से इसको हम एक्सटर्नल हेमरेज बोल देंगे। अब बात करते हैं दूसरे क्लासिफिकेशन की अकॉर्डिंग टू साइट। अब हमारी बॉडी के किस किस जगह से हेमरेज हो रहा है इसके बेस पे हेमरेज 3 टाइप का बता रखा है। जैसे आर्टरी के अंदर रप्चर होने से हेमरेज होगा तो वो आर्ट्रियल हेमरेज कहलाएगा। यदि वेन के अंदर रप्चर होने से हेमरेज हो रहा है तो वेनस हेमरेज कहलाएगा। उसी तरह यदि कैपिलरी के अंदर रप्चर होने से हेमरेज हो रहा है तो वह कैपिलरी हेमरेज कहलाएगा। अब हमारी बॉडी के अंदर कितने टाइम के अंदर हेमरेज हो रहा है इसके बेस पे भी हेमरेज 3 टाइप का बताया गया है। फर्स्ट होता है प्राइमरी हेमरेज, सेकेंड होता है रीएक्टिवेशन हेमरेज और थर्ड होता है सेकेंडरी हेमरेज। अब फर्स्ट की बात करें तो प्राइमरी हेमरेज कैसा होता है, तो इंजरी के तुरंत बाद, मतलब जैसे ही इंजरी हुई और अगर ब्लड लॉस होने लगे या हेमरेज होने लगे तो उसको हम प्राइमरी हेमरेज बोलेंगे। उसी तरह बात करें तो रीएक्टिवेशन हेमरेज, तो इंजरी के बाद 24 घंटों में कभी भी, जैसे हमको इंजरी हो गई और 24 घंटे में कभी भी, मतलब जैसे चोट लग गई 7 घंटे के बाद हमको हेमरेज हो गया तो भी वो किसके अंदर आएगा, रीएक्टिवेशन हेमरेज के अंदर। अब बात करें सेकेंडरी हेमरेज की, तो इंजरी के 7 से 14 दिनों के बाद हेमरेज, जैसे चोट लग गई उसके बाद हमको 6 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ, किसी तरह का ब्लड लॉस नहीं हुआ, उसके बाद 7वें दिन जाके हमको अगर ब्लड लॉस होने लग जाए या हेमरेज होने लग जाए तो अपन उसको क्या बोल देंगे, सेकेंडरी हेमरेज। अब दोस्तों बात करते हैं हेमरेज के कोज की। तो हेमरेज के कोज पहला होता है ट्रोमा ऑफ ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल में किसी ट्रोमा की वजह से, उनके रप्चर होने की वजह से भी हेमरेज हो सकता है। पेप्टिक अल्सर की वजह से, पाइल्स की वजह से, इन्फ्लामेटरी बोवेल सिंड्रोम की वजह से या फिर ड्यूरिंग लेबर भी हमें हेमरेज देखने को मिलता है। अब दोस्तों एनी ऑफ कोज, कोई भी कोज इसका हो सकता है, एनी ऑफ कोज जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लड लॉस हो तो वो क्या कहलाएगा, हेमरेज का कोज। अब बात करते हैं हेमरेज की पैथोजेनेसिस के बारे में कि यदि किसी भी कारण से हमारी बॉडी के अंदर हेमरेज हो जाता है तो उसका हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है उसे समझते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हेमरेज होता है तो ब्लड के वॉल्यूम में कमी आ जाती है जिसे हाइपोवॉल्यूमिया कहते हैं, और हाइपोवॉल्यूमिया के कारण हार्ट के पास जाने वाले ब्लड में भी कमी आ जाती है जिसके कारण हार्ट कम ब्लड को एरोटा में पंप करता है जिससे कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। कार्डियक आउटपुट के कम होने से ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी में
ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज हो जाती है बिकॉज डिक्रीज लेवल ऑफ आरबीसी। इसके कारण ऑक्सीजन ब्लड से सेल में ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है, जिसे हम बोलते हैं डिक्रीज परफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इन सेल। अब सेल के पास ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण वहाँ पर सेल्यूलर हाइपोक्सिया हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी के कारण सेल की डेथ हो जाती है। सब्सक्राइब करें मास्टरमाइंड समीर को और बेल आइकन को प्रेस करें।